मैं बेचैनी से दरवाजे पर खड़ी अपनी बाजी का इंतजार कर रही थी। काफी वक्त गुजर गया, अब तक बाजी नहीं लौटी थी। बाजी चौधरी साहब के घर गई थी क्योंकि वो चौधरी साहब से कर्जा लेना चाहती थी। मेरे अब्बा बहुत बीमार थे और बाजी चाहती थी कि वो चौधरी साहब से कर्जा लेकर अब्बा का इलाज करवाए, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। अब्बा की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। आज तीसरा दिन था जब बाजी इस चौधरी साहब के घर के चक्कर लगा रही थी। मैं सोच रही थी कि आज बाजी को काफी देर हो गई है। अचानक दरवाजा बजा तो मैं फौरन से दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोला तो बाजी चादर से अपना चेहरा छुपाए अंदर को आई। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने इनका हाथ पकड़कर इनसे कहा कि बाजी इतनी देर लगा दी। बाजी खामोश रही, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर बाजी के हाथों पर गई। मैं हैरान रह गई। बाजी के हाथों पर जगह जगह जख्मों के निशान थे और मैंने बाजी से पूछा, बाजी ये क्या हुआ? तो बाजी ने अपनी चादर खोल दी और अपना पूरा जिस्म चादर से ढांप लिया, यहाँ तक कि उन्होंने चादर से अपनी गर्दन और अपना आधा चेहरा तक छुपा लिया। बाजी ने कहा, कुछ नहीं, बस रास्ते में ठोकर लगने से गिर गई थी, इस वजह से चोट लगी है। लेकिन मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि बाजी का चेहरा कुछ और ही कहानी बता रहा था। इनका चेहरा खुली किताब की मानद था। मैं इनका चेहरा फौरन पढ़ लेती थी। मैंने बाजी से पूछा, बाजी क्या हुआ? चौधरी साहब ने क्या कहा कर्जे का? बाजी ने कहा कि उन्होंने कहा कि दे दूंगा कर्जा, कुछ दिन तुम मेरे घर काम करो, इसके बदले तुम्हें कर्जा मिल जाएगा। तब मैंने दिल में सोचा कि ये लोग भी अजीब हैं। अल्लाह ताला ने इनको इतना पैसा दिया है, लेकिन फिर भी ये अगर गरीबों को कर्जा या मदद के नाम पर दे दें तब भी इनका भला हो। लेकिन ये लोग इतने पत्थर दिल थे कि यहाँ पर भी गरीबों का खून निचोड़ कर इनसे काम लेकर फिर ही इनको कर्जा देते थे। हालांकि कर्जा माफ भी नहीं करते थे, लेकिन कर्जा देते हुए भी अपना फायदा जरूर देखते थे। मेरा दिल बुझ कर रह गया। मैंने बाजी से कहा कि आप अंदर आ जाएं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बाजी ने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। हालांकि बाजी सुबह से बगैर दूध के चाय पीकर घर से निकली थी तो अब दोपहर होने को आई थी। मैंने इनसे पूछा, क्या आपने वहीं पर कुछ खाया है? तो बाजी ने कहा, नहीं, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। बाजी चारपाई पर लेट गई और मैं कमरे से बाहर आ गई। बाजी का उदास चेहरा, उनकी चाल चलन कुछ अजीब लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। वो मुझसे हर बात शेयर करती थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। फिर जैसे ही असर की अजान हुई, मैंने देखा बाजी नलके से वजू कर रही हैं। इनके हाथों पर, इनके पैरों पर अजीब किस्म के निशान थे, जैसे किसी ने इनको दांतों से काटा हो। और जब मैं इनके हाथों की तरफ देखने लगी तो बाजी ने एकदम से कपड़ा खींच लिया और नमाज पढ़ने चली गई। बाजी बिल्कुल कमजोर होती जा रही थी। उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था। शायद अब्बा की फिक्र भी थी या चौधरी साहब के घर मशक्कत वाला काम करती थी, इस वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही थी। मैंने बाजी से कहा कि मैं चौधरी साहब के घर पर काम पर चली जाती हूँ, आप घर पर रहें। तब उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा, खबरदार, जो तुमने चौधरी साहब के घर जाने का सोचा भी तो तुम घर से पाँव भी मत निकालना, तुम बस अब्बा के साथ रहना, क्योंकि अब्बा को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगले रोज सुबह सवेरे ही बाजी चौधरी साहब के घर चली गई। फिर दोपहर को ही वापस आई। इनके हाथ में कुछ मुड़े तुड़े नोट थे और उन्होंने वो मेरे हाथ में दिए और कहा कि पड़ोसी लड़के को दे देना, अब्बा की दवाइयाँ मंगवा लेना। आज भी मैंने देखा कि बाजी बहुत मायूस और उदास लग रही थी और इनके जख्म फिर ताज़ा लग रहे थे। इनके जख्मों को देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई, लेकिन इनसे किसी किस्म का सवाल जवाब नहीं पूछा। मुझे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं दवाइयों का पर्चा उठाकर पड़ोसी के घर गई और लड़के को दिया कि अब्बा की दवाइयाँ ले आए और वापस घर आ गई। मैं बाजी की वजह से परेशानी में मुब्तला हो गई थी। मैं बस खामोशी से बाजी का जायजा ले रही थी। बाजी आते ही नहाने चली गई। अब वो अपने दुपट्टे से अपने सारे जिस्म को छुपाकर रख रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बाजी अपने जख्मों के निशान हमसे छुपा रही हैं। कभी कभी तो मुझे लग रहा था कि चौधरी साहब के घर में बाजी के साथ कोई तशद्दुद करता है, इनको मारता पीटता है। तब मुझे रोना आ गया और मैं दिल में कहने लगी कि काश हमारा कोई भाई होता तो आज बाजी इतनी मार पीट सहने के बाद चंद मुड़े तुड़े नोट लेकर घर नहीं आती। हमारा भाई अब्बा का बाजू बनता और कमा कर लाता। हम बहनों को घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजी को चौधरी के घर जाते हुए हफ्ता गुजर गया था। मैं जो सोच रही थी कि चंद दिन काम करने के बाद ही हमें कर्जा मिल जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम ही था। खुदा ही बेहतर जानता था कि हमें कितने अरसे तक इनकी खिदमत करनी होगी। शाम का वक्त था। मैं मामूल की तरह सहन में बैठी पुराना रिसाला पढ़ रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी जिसने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था। मैंने इससे पूछा कि तुम कौन हो? मुझे वो काफ़ी खौफजदा नजर आ रही थी। मेरी बात का जवाब देने की बजाय वो तेजी से मेरे घर के अंदर दाखिल हो गई। उसकी इस हरकत पर मैं हैरान रह गई। इसकी जगह अगर मोहल्ले की कोई और औरत होती तो शायद मैं बुरा ना मनाती, लेकिन एक तो ये अजनबी लड़की थी और दूसरा ये यूं मेरे घर में दाखिल हुई जैसे ये इसके अब्बा की जागीर हो। अब इसका रुख मेरे घर की पिछली साइड की तरफ था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और भागती हुई इसके करीब गई। तुम कौन हो और यूं मेरे घर में कैसे दाखिल हो सकती हो? मैंने इस बार सख्त लहजे में इससे पूछा। मेरी बात सुनकर वो मजीद खौफजदा हो गई और मेरे सामने खुद को कंपोज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कांपता हुआ वजूद मुझे
तमाम कहानी बता रहा था। वो पिछली तरफ बने हुए सहन में पड़ी वहाँ चारपाई पर बैठ गई और मुझे पानी लाने के लिए कहा। मैं न चाहते हुए भी इसके लिए पानी ले आई। इस वक्त घर में मेरे और इस लड़की के अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर निकले। पहले ही हमारे घर में कुछ नहीं है और जो थोड़ा सा भी है वो भी ये ले जाएगी। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये बात तुम्हारी बहन के मुतालिक है। मैं ये बात तुमसे घर से बाहर भी कर सकती थी, लेकिन वहाँ मैं महफूज नहीं थी। अगर मुझे चौधरी के लोग देख लेते तो वो इससे पहले मुझे मजीद कुछ कहती। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो यकदम ही खामोश हो गई। अब मुझे इसका खामोश रहना तकलीफ दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर बात मेरी बहन की आ गई थी। मैंने इससे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कह रही थी, लेकिन मेरी बात सुनने की बजाय वो अपनी जगह पर उठ खड़ी और मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। मेरे लाख पूछने पर भी अब वो ज़बान नहीं खोल रही थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो गफूर भाई खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी देर पहले ही इनकी बीवी मेरे घर के अंदर आई है। तब मुझे पता चला कि मेरे घर में आने वाली औरत नफसियाती मरीज़ा है, जो कुछ भी कहती रहती है। गफूर भाई इसे अपने साथ लेकर चले गए, जबकि वो चिल्लाती रह गई। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं भी न जाने किसकी बातों में आ गई थी। अब मुझे गफूर भाई पर भी गुस्सा आने लगा था, जिन्होंने छुपकर शादी कर ली थी और एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं खिलाया था। खैर, मैं दोबारा से रिसाला पढ़ने लगी। शाम के वक्त मामूल के मुताबिक मेरी बहन घर के अंदर दाखिल हुई। इसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। इससे बात करने में मुश्किल हो रही थी। मुझे वो तकलीफ में लग रही थी। मैंने एक नज़र अपनी बहन के बाजू की तरफ देखा, जहाँ वो अभी भी अपनी चादर से छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी बहन को थोड़ी देर पहले आने वाली औरत के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर यकदम मेरी बहन का चेहरा स्याह पड़ गया। इसने तुम्हें क्या कहा? वो यकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मुझसे दरियाफ्त करने लगी। मैंने इसे जब यूं परेशान देखा तो मुझे हैरानी हुई। हालांकि मैंने कोई भी अजीब बात नहीं की थी। मैंने इसे सिर्फ एक नफसियाती औरत के बारे में बताया था। मैं इसका इस तरह का रद्द अमल की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही थी। इससे पहले कि हम दोनों इस मामले पर बहस करती, हमारी अम्मी घर के अंदर दाखिल हो गई और मैं इनके लिए पानी लेने चली गई, जबकि मेरी बहन अम्मी के साथ बैठी बातें करने लगी। अब मेरे दिल में आ रहा था कि मैं एक दिन खुद चौधरी के घर जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मामला क्या है। पहले इस बारे में मैंने अपनी दोस्त से बात करने का फैसला किया। अगले दिन मैं अपनी दोस्त के घर चली गई और इसे एतमाद में लेकर सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त ने गहरी सांस ली और कहने लगी कि ये तो बिल्कुल आम सी बात है यार। चौधरी साहब की बेगम को कौन नहीं जानता। सब ही इससे बात करते हुए डरते हैं और इसकी निगरानी में कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि वो जालिम औरत है। वो काम कम करवाती है और सजा ज्यादा देती है। क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं था? इसकी बातें सुनकर मुझे अपनी बहन के लिए बहुत दुख हो रहा था। मैं चाह रही थी कि अपनी बहन को कहूँ कि ये काम छोड़ दो, हम किसी और से कर्जा ले लेंगे, लेकिन अब तो 2 हफ्ते गुजर चुके थे ना जाने इसकी ये आजमाइश कब खत्म होगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। बाजी को वहाँ काम करते हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन इन 3 हफ्तों में मैंने कभी भी अपनी बाजी को सुकून से नहीं देखा। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटने की कोशिश कर रही थी जब मुझे अपनी बाजी की तकलीफ में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। अपनी बाजी की आवाज़ सुनकर मैं बाजी के करीब गई, जहाँ पर वो अपने बिस्तर पर लेटी करा रही थी। मैंने इनके बाजू को पकड़ा ही था कि वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी और मुझसे अपना बाजू छोड़ने के लिए कहने लगी। मैं पीछे हो गई। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि वो थोड़ी पुरसुकून होकर लेट गई हैं, मैंने निहायत आहिस्तगी और एहतियात से इनकी कमीज की बाजू ऊपर की, जहां पर नील के निशान पड़े हुए थे। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मजीद अपनी बाजी को तकलीफ में मुब्तला नहीं देख सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अगले दिन बाजी को वहां भेजने की बजाय खुद जाऊंगी। अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तब बाजी का मजीद बुरा हाल हो चुका था। वो बुखार में तप रही थी। मैंने इनके लिए जल्दी से नाश्ता बनाया और इनके करीब पड़ी मेज़ पर रख दिया। घर में जो चंद बुखार की गोलियां पड़ी थीं वो भी मैंने इनके करीब रख दी थी और अपनी अम्मी को इनके कमरे में जाने से मना कर दिया। मेरी अम्मी वैसे भी बूढ़ी औरत थी और इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बार बार अपनी जगह से उठती बैठती। इसी वजह से मैं इनकी तरफ से बेफिक्र हो गई थी। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि चौधरी के घर का चक्कर लगाकर ही आऊंगी, ताकि मुझे भी तो पता चले कि वहां पर क्या गुल खिलाया जा रहा है। मैं बाजी की चादर ओढ़कर चेहरा छुपाकर दरवाजे के अंदर दाखिल होने ही वाली थी जब मुझे एक गार्ड ने रोक दिया। उसकी आवाज़ बहुत खुरदरी थी। न जाने क्यों मेरा पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। मैं खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे मुश्किल ही लग रहा था। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें किस से मिलना है? एक ही सांस में इसने मुझसे ढेर सारे सवालात कर डाले थे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन सवालात का क्या जवाब दूं। वो मैं दरअसल इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई थी जो हवेली के करीब बने बाग से बाहर आ रही थी। आते ही इसने गार्ड को बातें सुनाना शुरू कर दी। बेगम साहिबा ने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इनकी हवेली में आने वाली औरतों को यूं ना रोका करो, लेकिन लगता है तुम्हें एक बार की कही बात समझ में नहीं आती। इस औरत की बात सुनकर वो गार्ड फौरन साइड पर होकर खड़ा हो गया और मुझसे माजरत करने लगा। मैं इस औरत को हैरानगी से देख रही थी।
जो कम अज कम मुझे मालकिन तो किसी तरह भी नहीं लग रही थी, और इस बात का सबूत भी वो अपनी गुज़श्ता बात से दे चुकी थी कि मैंने चेहरे को निकाब में छुपाया हुआ था ताकि वो लोग मुझे पहचान ना पाएं। मेरी शक्ल अपनी बहन से काफ़ी मिलती थी, मैं इस लिहाज से भी खौफजदा थी। इस दिन मैं हवेली चौधरी साहब से मिल नहीं सकी क्योंकि वो घर पर नहीं थे। मैं मायूस होकर अपने घर लौट आई, जहाँ मेरी बहन अभी भी बुखार में तप रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ बुलबुला रही थी। मैंने जब कान इसके करीब किया, मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी, मुझे कसूरवार, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या तुम्हें ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं है? ये कहकर वो दोबारा से बेहोश हो गई। इसकी आवाज़ तकलीफ में डूबी हुई थी। वो तमाम रात मैं अपनी बहन की फ़िक्र की वजह से जागती रही। अगले दिन भी इसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। अगले दिन मैं चौधरी के घर जाने के लिए दोबारा तैयार हो ही रही थी जब मुझे अपनी बहन की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रही हो? मैंने देखा वो अध खुली आंखों से मुझे ही देख रही थी। उसकी बातों को सुनकर मैं इससे नजरें चुराने लगी। मैंने इससे कहा कि अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाना है मुझे। इसने कोई जवाब ना दिया और दोबारा आंखें बंद कर ली। इसकी बात सुनकर मैं इससे नजरें चुराने लगी। मैंने इसे कहा कि अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाना है। उसने कोई जवाब ना दिया और दोबारा आंखें बंद कर लीं। यकीनन वो दोबारा बेहोश हो चुकी थी। मैं शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझसे कोई और सवाल नहीं किया। मैं खुद को अच्छी तरह से जानती थी। मैं अपनी बहन से कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी, और अभी भी अगर वो मुझसे 2-3 और सवाल करती तो मैं इसे सच बता देती। अगले दिन वो गार्ड इस जगह पर नहीं खड़ा था, बल्कि वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी ही देर बाद वही कल वाली औरत बाहर आ गई। अरे, तुम तो वही हो ना जो कल आई थी? चलो अंदर आ जाओ, आज चौधरी साहब घर पर ही मौजूद हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी। अब ये मुझे जहर लगने लगी थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। इसको बर्दाश्त करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। थोड़ी ही देर बाद मैं इसके साथ हवेली के अंदर दाखिल हो गई। हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी, इससे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि इस वक्त हवेली बिल्कुल खामोश पड़ी थी। किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने इससे पूछा कि सब कहाँ हैं? मेरी बात सुनकर उसने मुझे कहा कि सब अपने कामों में मसरूफ़ हैं, किसी को भी बोलने की या कोई बात करने की इजाज़त नहीं है। थोड़ी देर बाद वो मुझे चौधरी के कमरे की तरफ ले गई। इसने मुझे अकेले ही कमरे में जाने के लिए कहा। मैं अंदर जाने से हिचकिचा रही थी। मैंने देखा कि वो औरत मुझे काफ़ी अजीब नज़रों से घूर रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जबकि इसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द आदी हो जाओगी। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे कमरे के अंदर धकेल दिया। सामने एक आदमी बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। उसने मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। मुझे अपना नकाब ठीक करने लगी। मुझे ये भी खौफ था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले। काम करने की बात करने के बाद वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आकर बैठ गया। मैं इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं उठकर जाने लगी कि उसने मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया और कहा, जब तक मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दूंगा तब तक तुम यहाँ से हिल नहीं सकती। अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी सोच है। मैं खुद को इससे आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। काफ़ी देर तक मैं कोशिश करते ही रही, लेकिन आखिर में नाकाम हो गई। इस दौरान वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था और मेरी बेबसी पर खुश हो रहा था। मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। मुझे एक बेबस औरत बहुत पसंद है, इसने मकरूह अंदाज में कहा और दोबारा मुस्कुराने लगा। मुझे इसकी मुस्कुराहट बहुत जहर लग रही थी। इसके बाद मुझे मारने लगा और तंग करने लगा। वो जगह जगह मुझे काट रहा था। तकलीफ के मारे मेरा बुरा हाल था। इस दौरान उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखा हुआ था। मैं किसी को भी अपनी मदद के लिए पुकार नहीं सकती थी। इस वक्त मुझे अपनी बहन की हालत का अंदाजा हो रहा था कि मेरी बहन को किस कदर से कि मेरी बहन किस कदर तकलीफ से गुजर चुकी है। उसने कितना जुल्म सहा है। हर रोज वो इस शख्स की दरिंदगी का निशाना बनती थी और इसके जिस्म पर जो तशद्दुद के निशान थे उनको चादर से छुपा कर रखती थी। अब मेरी बहन की बीमारी और इसकी बदहाली की वजह मुझे समझ में आ गई थी। ये दरिंदा मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करता था, और मेरी बहनें इतनी मासूम और भोली थीं और इतनी मजबूर थीं कि वो मुझसे भी अपने दिल का हाल बयान नहीं कर सकी। मजबूरी और गुर्बत इंसान को हर वो काम करने के लिए मजबूर कर देती है जो आम हालत में इंसान कभी नहीं कर सकता। काफ़ी देर तक मैं तकलीफ में मुब्तला रही। अचानक उसे क्या सूझी, वो अपना हाथ मेरे नकाब की तरफ ले जाने लगा। इससे पहले कि वो मेरा नकाब उठाता, एक अचानक ही उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। किसका दिल कर रहा है मेरे हाथों कत्ल होने का? चौधरी ने गुस्से से कहा और मोबाइल उठा लिया। कॉल से फारिग होने के बाद वो दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, कल दोबारा तुमने इस टाइम पर आना है, वरना फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला और जिसे मेरी हथेली के ऊपर फेंक दिया और वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं नोट की तरफ देख रही थी और मुझे याद करा रहा था कैसे बाजी के हाथ में ऐसा ही मरा हुआ
नोट होता था। मतलब मेरी बाजी को इस तरह वो हरासा करके आखिर में ऐसे ही नोट इसकी मुंह पर मारता हुआ चला गया। ये सोचकर ही मेरा दिल दुख से भर गया था। हमें अपने बिखरे वजूद को समेटते हुए दुखी वजूद को समेटते हुए उठी और गिरती पड़ती दरवाजे से बाहर निकल गई। सामने ही वो औरत खड़ी मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। तुम भी इनके जुल्म में बराबर की शरीक हो। चौधरी मदद और कर्जे के नाम पर औरतों को तंग करता है, इन्हें परेशान करता है, और जहां तक इसकी बेगम का सवाल था तो वो भी इसमें चौधरी के साथ बराबर की शरीक थी। इन मजलूम औरतों से वो तमाम घर के काम कराती और बाकी की कसर वो खुद चौधरी साहब कर देते थे। चौधरी हमारे गांव में सबसे ज्यादा अमीर आदमी था, इस वजह से कोई भी इससे कुछ नहीं कहता था और इसके लिए उसके सामने आवाज उठाने से लोग घबराते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी चौधरी के साथ मिली हुई थी। एक बात का तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि हम चौधरी के खिलाफ किसी से शिकायत नहीं कर सकते। हमें अपनी हिफाजत खुद ही करनी है और इसका सबसे पहला काम जो मैंने करना था वो यहाँ से निकलने का था। मैंने घर जाकर अपनी अम्मी को एतमाद में लिया और इन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी परेशान हो गई और अपना सीना पीटने लगी। मैंने इन्हें तसल्ली दी और खामोश होने का कहा। मुझे ये डर था कि अब्बा ये बात ना सुन ले। दूसरी तरफ मेरी बहन की तबीयत अभी भी खराब थी, वो सफ़र करने की काबिल नहीं थी। अपनी अम्मी के मशवरे से मैं खाला के घर जाने का फैसला किया और खाला को अपने आने की इत्तला दे दी। अगले दिन हम यहाँ से नहीं निकल सके, इसलिए मजबूरन मुझे दोबारा चौधरी के पास जाना था। मामूल की तरह वो औरत मुझे चौधरी के कमरे की तरफ ले गई। आज हवेली में चंद्रायणी भी मौजूद थी। मैं इस औरत के तरफ पर हैरान थी जो कैसे अपने शौहर को ये सब करने की इजाज़त दे देती है। न सिर्फ इजाज़त देती है बल्कि खुद भी हराम में बराबर की शरीक होती है। इस दिन भी चौधरी ने मेरे साथ वही सलूक किया। इसके मारने और काटने से मेरे जिस्म उस दिन भी चौधरी ने मेरे साथ वैसा ही सलूक किया। इसके मारने और काटने से मेरे पूरे जिस्म पर निशानात पड़ गए थे। मैं कमरे से बाहर निकलने लगी थी कि अचानक चौधरी ने मुझे रोक लिया और अपने पास आने को कहा। मैं समझ रही थी कि अब दोबारा मुझसे वही तकलीफ सहनी पड़ेगी जो मैंने थोड़ी देर पहले सही है। बगैर कुछ कहे चौधरी ने मेरा नकाब उतार दिया और इंतहाई खबीस लहजे में बोला, तुम वाकई मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन हो। कल तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे की बारी है। आंसू तेजी से मेरी आंखों से बह रहे थे। उसने मेरे आंसू साफ किए और मेरे चेहरे को थपकते हुए मुझे कल दोबारा आने के लिए कहा। शुक्र था कि इसने मुझे पहचाना नहीं था। वो हवस के नशे में इस कदर चूर था कि इसने मुझे पहचानने की जरूरत ही महसूस नहीं की। शाम के वक्त मैं घर वापस आई। मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। मैंने देखा कि मेरी माँ तकरीबन सारा सामान पैक कर चुकी थी। मैंने एक नज़र अपनी बहन पर डाली जो खौफजदा नजरों से मेरी तरफ ही देख रही थी। शुक्र था कि वो चलने फिरने के काबिल हो चुकी थी। इसको देखकर मैंने अपनी चादर ठीक की और इसकी जगह मैं खड़ी थी और अपने जख्मों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे पता चला था कि इस दिन जो औरत नकाब में मेरे घर आई थी और वो मुझे कह रही थी मुझे तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बताना है, वो औरत चौधरी का ही पर्दाफाश करने आई थी। यकीनन इस चौधरी ने इस औरत के साथ भी कुछ इस तरह का काम किया होगा, तभी तो इसका शौहर इसकी बातों को छुपा रहा था और सबको कह रहा था कि मेरी बीवी बीमार है, ये नफ्सियाती मरीजा है। हालांकि इसने बड़ी चाहतों से और पसंद से अपनी बीवी के साथ शादी की थी, मगर जब चौधरी को ये बात पता चली थी कि इसके गांव में दूसरे गांव की कोई लड़की ब्याह कर आई है तो चौधरी साहब को बड़ी खुलबली मच गई थी और इसने इस लड़की को देखने की ख्वाहिश की और वो लड़की इसे बहुत पसंद आई। वो इसको इस तरह हरासा कर रहा था और इसका शौहर हर रोज़ बाकायदगी से इसे चौधरी साहब के पास ले जाता था, जिसकी वजह से वाकई इस लड़की का जहन मुतासिर हुआ था, क्योंकि कोई भी औरत ये बात बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकती कि कोई इसकी इज्जत के साल खेले। मगर इसका शौहर चौधरी के कहर से डरता था और उसने इसको मशहूर कर दिया था कि इसकी बीवी का तवाज़ुन ज़हनी ठीक नहीं है। अगले ही दिन हम लोग खामोशी से यहाँ से निकलकर शहर चले गए। थोड़ा अरसा तक हम अपनी खाला के साथ रहे और खाला के साथ ही हम दोनों बहनें सराई में लग गई और वहाँ पर एक कमरा किराए पर ले लिया। यहाँ पर कमाई के बहुत जरिए थे, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर था। खाला ने अपने दोनों बेटों के साथ हम दोनों बहनों की मंगनी तय कर दी और मैं बहुत खुश थी कि मैंने समझदारी का सबूत दिया और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया और चौधरी के घर से भी बचकर आ गए।